सर एफकैट के फॉर्म्स, एफकैट 2025 के फॉर्म्स अभी आउट हो गए हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कर दीजिए, तो जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं एफकैट एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा समझने के लिए। Yes, definitely. AFCAT 1 2025 exam forms are out. Applications are being filled out at afcat.cdac.in. इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2024 है अप्लाई करने की, और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 22 और 23 फेब 2025 में होगा, और इसकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी वो जनवरी 2026 में स्टार्ट होगी। ठीक है। ओके सर, और एक क्वेश्चन होता है बच्चों का कि ये जो एफकैट के थ्रू वैकेंसीज आती हैं वो परमानेंट कमीशन होती है या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है, पेंशन होती है इसमें या नहीं होती है, इसके बारे में भी आप कुछ ब्रीफ कर दीजिए। जो भी वैकेंसीज हैं एफकैट के थ्रू सभी ब्रांचेस में, वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए हैं। आगे चल के परमानेंट कमीशन के लिए कंसिडर किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फर्दर वैकेंसीज, योर मेरिट, परफॉर्मेंस, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, उस समय की क्या पॉलिसीज रहती हैं, तो वो कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ इट्स ओनली फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन के भी डिफरेंट ड्यूरेशंस हैं, डिफरेंट टेन्योर्स हैं। जैसे कि जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए है उसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब है 14 ईयर्स ऑफ सर्विस, लेकिन जो बाकी ग्राउंड ड्यूटीज हैं बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, उसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब है 10 ईयर्स, विच मे बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 4 ईयर्स, अगेन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, और भी जो बाकी फैक्टर्स कंसिडर किए जाएंगे इसमें, और उसके बाद उनको परमानेंट कमीशन के लिए भी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन वो 10 ईयर्स तक ही काउंट होंगे। एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन में कोई पेंशन एप्लीकेबल नहीं है, कोई पेंशन इसमें बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। ओके, एंड ये जो वैकेंसीज आई हैं वो कौन कौन सी ब्रांचेस में, इसके बारे में भी आप ब्रीफ कर दीजिए। ये फ्लाइंग ब्रांचेस में है, और फ्लाइंग में एक तो एफकैट रिटन एग्जाम के थ्रू भी है, और इसमें एनसीसी स्पेशल एंट्री को भी मर्ज किया गया है, जो कि फ्लाइंग के लिए है। उनको जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है विद ए ग्रेड और बी ग्रेड, उनको डायरेक्ट कॉल आती है, और अगर वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी फिट बैठते हैं तो। और इसके अलावा जो ग्राउंड ड्यूटीज में वैकेंसीज हैं उनको भी 2 डिविजन्स में किया गया है, एक टेक्निकल होता है, एक नॉन टेक्निकल होता है। टेक्निकल में सिर्फ बीटेक ग्रेजुएट्स ही अप्लाई कर पाते हैं, लेकिन जो नॉन टेक्निकल है उनमें वैकेंसीज हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉजिस्टिक्स है, वेपन सिस्टम्स हैं, अकाउंट्स ब्रांच है, एजुकेशन ब्रांच है, और मेट्रोलॉजी ब्रांच है। मेट्रोलॉजी इट्स काइंड ऑफ ग्राउंड ड्यूटी ओनली, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल क्वालिफिकेशंस का भी इन्वॉल्वमेंट है, और नॉन टेक्निकल में बीएससी चलेगा, लेकिन बीए, बीकॉम, बीबीए जो नॉन साइंस क्वालिफिकेशंस है वो इसमें नहीं है एलिजिबल। ओके, एंड एक और क्वेश्चन, काफ़ी कैंडिडेट्स को तो नहीं पता ही नहीं होता कि एयरफोर्स में नॉन साइंस कैंडिडेट्स भी जा सकते हैं थ्रू एफकैट एग्ज़ाम, तो इसके बारे में भी कुछ बता दीजिए सर। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको मैं ही इन्फॉर्म करती हूँ कि आप नॉन साइंस है लेकिन आप एयरफोर्स में जा सकते हैं, तो इसके बारे में आप बता दीजिए। जी, तो जैसा कि अभी बताया कि बहुत सारी नॉन टेक्निकल वैकेंसीज हैं, जैसे एडमिन, लॉजिस्टिक्स है, अकाउंट्स डिवीजन है, और वेपन सिस्टम ब्रांच है। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं हर चीज के साथ। जैसे फ्लाइंग ब्रांच है, तो फ्लाइंग ब्रांच में कैंडिडेट के पास 10+2 में मैथ्स फिजिक्स होना चाहिए, एंड ही और शी शुड हैव पास्ड इट विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच। और उसके बाद उनकी जो भी बैचलर्स डिग्री है वो किसी भी डिसिप्लिन में हो सकती है विद मिनिमम 60% मार्क्स। लेकिन एडमिन है, लॉजिस्टिक्स है, इनमें 10+2 में साइंस बैकग्राउंड की, मैथ्स फिजिक्स बैकग्राउंड की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी बैकग्राउंड से हो, और ग्रेजुएशन में भी कोई जरूरत नहीं है किसी और डिग्री की, और ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन वेपन सिस्टम्स में भी सेम क्वालिफिकेशंस हैं जैसे फ्लाइंग ब्रांच के लिए है। मैथ्स और फिजिक्स में 10+2 में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है।
फिर मेट्रोलॉजी ब्रांच आती है, तो मेट्रोलॉजी में मिनिमम बीएससी तो होना ही चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथ्स, और उसके अलावा बीटेक भी एलिजिबल हैं। तो इस तरीके से साइंस एंड नॉन साइंस बोथ टाइप ऑफ कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, लेकिन उनकी जो वैकेंसीज तो डिफरेंट होंगी। हाँ, जो अकाउंट्स डिवीजन है उसमें सिर्फ बीएससी फाइनेंस वाले, बीबीए वाले कैंडिडेट्स, या जो प्रोफेशनली सीए क्वालिफाइड हैं, सीए सीएस ऐसे कैंडिडेट्स, या फिर जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है, ये तो कॉमर्स एंड फाइनेंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स उनके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। ओके, एंड इसका एक एज क्राइटेरिया का भी आप ब्रीफ कर दीजिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है जो बच्चों। हाँ, एज क्राइटेरिया में भी इसमें दो तरह की एज लिमिट्स हैं। जैसे फ्लाइंग ब्रांच है तो उसमें ट्रेनिंग पे जाते वक्त जो मिनिमम एज होती है वो 20 इयर्स की होनी चाहिए और मैक्सिमम 24 इयर्स की होनी चाहिए। लेकिन जो बाकी ब्रांचेस हैं उसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 26 इयर्स की हो सकती है ट्रेनिंग के वक्त, लेकिन अप्लाई करते समय इनसे आप एक साल घटा दीजिए। तो एक्चुअली द टोटल एज क्राइटेरिया इज डिवाइडेड अगेन इनटू टू, 19 to 23 years for flying branch and 19 to 25 years for other branches. ओके, एंड ये एज आपने जो अभी बताई वो अप्लाई करते वक्त होना चाहिए? ये अप्लाई करते वक्त होना चाहिए जी। ओके, ठीक है सर। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, एग्ज़ाम पैटर्न। तो एक बार आप उसके बारे में भी ब्रीफ कर दीजिए कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से सेगमेंट से क्वेश्चंस आते हैं। यस, द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इसमें आते हैं एफकैट के ऑनलाइन टेस्ट में वो है 100 क्वेश्चंस फॉर मैक्सिमम 300 मार्क्स। ठीक है, दैट मीन्स ईच क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स, और गलत आंसर देने पे नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, यानी कि 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर आपने गलत आंसर दिया है। तो अगर आपने छोड़ दिया है तो कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। द होल पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, 4 सेक्शंस में रहता है, जिसमें कि 30 to 35 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग वाले सेक्शन में और इंग्लिश वाले सेक्शन में, और 15 to 20 क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैथ्स, जो बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होती है उस सेक्शन में, और जीके वाले सेक्शन में। और जीके में जो पोर्शन कवर अप होता है वो रेगुलर हमारा स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स का पोर्शन कवर होता है, दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, इस तरह की चीजें होती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, नेशनल समिट्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कवर अप होते हैं, और डिफेंस एक्सरसाइजेस कवर अप होती हैं, और भी इस तरह के नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज कवर अप होते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो एग्जाम है, ये पेपर है, ये मल्टीपल शिफ्ट्स में और मल्टीपल डेज में कंडक्ट किया जाता है, तो हर पेपर में अलग अलग सेक्शंस कवर अप होगा। तो जैसा कि ये 2 दिन चलेगा ये एग्जाम और 1 दिन में मल्टीपल शिफ्ट्स होंगी, तो हर पेपर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से एक नॉर्मलाइजेशन मेथड होता है एक कट ऑफ सेट करने के लिए, और उससे एक कट ऑफ डिसाइड की जाती है। तो इन जनरल एक कैंडिडेट को अबव 200 मार्क्स लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर आपके कोई भी 3 सेक्शंस काफी स्ट्रांग हैं तो ये काफी आसान हो जाता है 200 मार्क्स प्लस लाने के लिए, और वो काफी आगे चल के मेरिट में हेल्पफुल रहता है। जो कट ऑफ जनरली जाती हैं वो आप हालांकि वैरी करती है हर बार की कट ऑफ, लेकिन आप 50% मान के चलें, बट सिर्फ कट ऑफ के नियर आप स्कोर करने की कोशिश करेंगे तो ये एक रिस्की जोन रहता है। तो हमेशा 200 प्लस मार्क्स लाने के लिए आप प्रैक्टिस करें, और किसी भी तरह की गाइडेंस के लिए आप हमें अप्रोच कर सकते हैं फॉर द रिटन पार्ट ऑल्सो एंड फॉर द SSB पार्ट ऑल्सो। थैंक यू। ओके सर, तो आज अभी जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे काफ़ी हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो भी 2025 में AFCAT 1 एग्ज़ाम अपेयर करेंगे, काफ़ी हेल्प होगी उनको। एंड थैंक यू वेरी मच सारे आंसर्स देने के लिए। थैंक यू सर।